पिछली वीडियो में हमने 1506 सैक्रिफाइस थ्योरी, अंकुई चिल्ड्रन, पोर्टल ट्री, म्यूजिक बॉक्स, विक्टर और ईथन और बॉय इन वाइट के कनेक्शन की बात की थी। लेकिन अब हम इस हिस्से पर पहुंच जाते हैं कि जहां फ्रॉम की मिस्ट्री और भी स्ट्रेंज हो जाती है, क्योंकि अगर कोई कैरेक्टर है जो बार बार अलग अलग क्लूज के बीच दिखाई देता है तो वो है मैन इन येलो। सीजन 4 में सोफिया के आने के बाद फैंस ने नोटिस करना शुरू किया कि उसके आसपास कुछ अजीब पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, खासकर कौओं से जुड़ी हुई डिटेल्स। शुरुआत में कौए सिर्फ बैकग्राउंड डिटेल लगते थे, लेकिन अगर आप पूरे शो को पीछे जाकर देखें तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाई देता है। जब टैबिथा की फैमिली पहली बार टाउन में एंटर करती है तो कौए दिखाई देते हैं। जब टैबिथा हेनरी के साथ दूसरी बार वापस आती है तब भी कौए दिखाई देते हैं। लेकिन उस पादरी के आने के समय एक बात अजीब होती है, वहाँ पर फॉलन ट्री मौजूद था लेकिन आसमान में एक भी कौआ नहीं था। पहली नजर में ये डिटेल दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ फैंस का मानना है कि ये बहुत बड़ा क्लू है, क्योंकि हर बार जब कोई एक्चुअल में टाउन की बाउंड्री क्रॉस करता है कौवे दिखाई देते हैं, लेकिन पादरी के साथ ऐसा नहीं हुआ था। यहीं से थ्योरी शुरू होती है कि शायद उस समय पादरी वास्तव में टाउन में एंटर नहीं हुआ था। शायद फॉलन ट्री किसी नेचुरल इवेंट का हिस्सा नहीं था। शायद किसी ने जानबूझकर वो सिचुएशन क्रिएट की थी और वो कोई और नहीं था, वो था मैन इन येलो। इस थ्योरी के अनुसार मैन इन येलो टाउन के रूल्स का क्रिएटर नहीं है, वो सिर्फ उन रूल्स के लूप होल्स का इस्तेमाल करता है। वो सिस्टम को ब्रेक नहीं करता बल्कि उसे बैंड करता है, यानी वो चीटिंग करता है। अगर ये सही है तो कौओं का रोल अचानक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो कौए सिर्फ बर्ड्स नहीं रह जाते, वो वार्निंग सिस्टम बन जाते हैं, टाउन के रेफरीज बन जाते हैं, टाउन के ऑब्जर्वर्स बन जाते हैं। यही वजह है कि जिम के फ्यूनरल वाले सीन में कई फैंस को सस्पिशियस लगता है। सोफिया बार बार क्रोस को देख रही होती है, वो अनकंफर्टेबल दिखाई देती है, लगभग घबराई हुई। सोफिया का ये रिएक्शन थोड़ा अजीब था। फिर ऐसा लगता है कि जैसे कौए उसे देख रहे हों, जैसे उसे वार्निंग दे रहे हों, और ये पहली बार नहीं हुआ था। कॉलोनी हाउस वाला सीन याद कीजिए, जब टिली फातिमा से प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रही होती है और उसे टैरो कार्ड दिखाकर उसका भविष्य बताने वाली होती है, तभी अचानक एक क्रो विंडो तोड़कर अंदर आ जाता है और वही मर जाता है। ये सीन काफी रैंडम लगा था, लेकिन बाद में जब फातिमा की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है तब कई फैंस ने पीछे जाकर इस सीन को दोबारा देखा। क्या क्रो फातिमा को वार्निंग देने आया था? क्या उसे किसी आने वाली घटना के बारे में अलर्ट करने की कोशिश की गई थी? इस सवाल का अभी तक जवाब नहीं मिला, लेकिन पैटर्न बार बार रिपीट होता दिखाई देता है। एक और डिटेल मॉन्स्टर केव में दिखाई देती है। जब टैबिथा टनल्स में जाती है तो उसे रैट्स एक क्रो को खाते हुए दिखाई देते हैं। ये बहुत स्ट्रेंज विजुअल है। अगर क्रोज और मॉन्स्टर एक ही साइड पर होते तो शायद ये वाला विजुअल दिखाई नहीं देता। इसीलिए कुछ थ्योरीज कहती हैं कि क्रोज और मॉन्स्टर ओपोजिट साइड्स पर हैं। एक साइड वार्निंग देती है, दूसरी साइड मैनिपुलेट करती है, और इसी वजह से क्रोज लगातार उन मूवमेंट्स पर दिखाई देते हैं जहाँ पर कोई रूल ब्रेक होने वाला होता है। यहाँ पर सोफिया अकेली सस्पिशियस कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि सीजन 4 में एक नाम बार बार सामने आने लगा। सच कहें तो क्लारा उन कैरेक्टर में से है जिन पर ज्यादातर व्यूअर्स ध्यान नहीं देते। वो अक्सर बैकग्राउंड में होती हैं, वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब फैंस ने उसके सीन्स को एक साथ जोड़ना शुरू किया तो कई इंटरेस्टिंग डिटेल सामने आई। जब टिली फातिमा से प्रेगनेंसी की बात कर रही थी तब भी क्लारा बैकग्राउंड में दिखाई देती है। जब विक्टर के रूम की मिस्ट्री शुरू हुई, क्लारा किसी न किसी रूप में उस चेन ऑफ इवेंट्स का हिस्सा बनती है। जब जेड की जर्नी आगे बढ़ती है तब भी क्लारा आसपास दिखाई देती है, यानी वो बार बार इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के आसपास मौजूद रहती है। और फिर उसका बैग, कई व्यूअर्स ने नोटिस किया कि क्लारा के बैग पर क्रो इमेजरी दिखाई देती है। अगर क्रो वॉचर्स हैं तो क्या क्लारा भी किसी तरह वॉचर है? यहीं से क्लारा मोल थ्योरी शुरू होती है। फिर केव वाला सीन आता है। जब हेनरी और विक्टर केव में जाते हैं वहाँ फ्रेश येलो फ्लावर्स दिखाई देते हैं, साथ ही बाइसिकल भी। और टाउन में साइकिल सबसे ज्यादा कौन चलाता है? वो है क्लारा। कुछ समय बाद कैनी की मदर की डेथ होती है और क्लारा डाइनर में येलो फ्लावर्स लेकर पहुंचती है। ये डिटेल अपने आप में सस्पिशियस नहीं है, लेकिन जब येलो फ्लावर्स बार बार डिफरेंट क्लू के साथ जुड़ने लगते हैं तो फैंस ने इसे नोटिस करना शुरू किया। क्या क्लारा सिर्फ बैकग्राउंड कैरेक्टर नहीं है या उससे कहीं ज्यादा है? सीजन 4 एपिसोड 9 के प्रीव्यू ने इस थ्योरी को और फ्यूल दिया। प्रीव्यू में सोफिया क्लारा के पास आती है और कहती है, क्या तुम्हें पता है कि मैं एक्चुअल में कौन हूँ? शायद अगर तुम थोड़ा और ध्यान से देखो, सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्लारा का रिएक्शन है। वो शॉक्ड नहीं लगती, वो कंफ्यूज्ड नहीं लगती। उसका रिएक्शन ऐसा है जैसे वो पहले से कुछ जानती हो। और यही से 3 अलग अलग थ्योरीज पैदा होती हैं। पहली थ्योरी ये है कि क्लारा ही वो इंसान है जो मैन इन येलो के लिए काम कर रही है। दूसरी थ्योरी कहती है कि क्लारा एक्चुअल में एलॉइस है।
जो कि अपनी यादों को भूल चुकी है। और तीसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्लारा इन दोनों में से कोई नहीं है, लेकिन उसे टाउन के बारे में जितना दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा पता है। अब यहाँ एक और क्लू जोड़िए। मिरांडा की पेंटिंग्स में एक फिगर दिखाई देती है जिसकी आंख के आसपास मार्किंग है। फैंस ने कंपेयर किया कि क्लारा की आंख के आसपास भी एक सिमिलर मार्क दिखाई देता है। ये कोई इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन फ्रॉम एक ऐसा शो है जहाँ छोटी छोटी विजुअल डिटेल्स बाद में बड़े रिवील्स में बदल जाती हैं। यानी फिलहाल क्लारा की रोल पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन इतना जरूर लगता है कि राइटर्स उसे जानबूझकर बैकग्राउंड में रख रहे हैं ताकि रिवील होने पर उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़े। लेकिन चाहे क्लारा मोल हो या ना हो, इससे बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर मैन इन येलो रूल्स को मैनिपुलेट कर रहा है, अगर क्रॉस किसी तरह टाउन के हिडन रूल से जुड़े हैं, तो फिर वो आखिर आया कहाँ से? और ऐसा क्यों लगता है कि इसकी कहानी किसी न किसी रूप से मार्टिन, म्यूजिक बॉक्स, बैलरीना और बॉयड की जर्नी से जुड़ी हुई है? क्योंकि जितना गहराई में हम मार्टिन को देखते हैं, उतना ही लगता है कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और शायद मैन इन येलो को समझने के लिए हमें सबसे पहले मार्टिन को समझना होगा। जब बॉयड पहली बार मार्टिन से डंजन में मिलता है, तब वो सीन सिर्फ एक क्रीपी मिस्ट्री जैसा लगता है। एक आदमी जंजीरों से बंधा हुआ है और वो बार बार बॉयड से उसे मार देने की बात करता है। लेकिन सीजन 4 के बाद फैंस ने मार्टिन को बिल्कुल भी अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं उस डिटेल की जिसने पूरी तरह थ्योरी शुरू की, मरीन कॉर्प्स टैटू। मार्टिन की लेफ्ट फोर आर्म पर जो टैटू दिखाई देता है, वो मैन इन येलो के टैटू से मिलता जुलता है। सिर्फ डिजाइन ही नहीं बल्कि लोकेशन भी लगभग वही है। अब ये इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन फ्रॉम में विजुअल पैरेलल्स अक्सर जानबूझकर रखे जाते हैं। इसीलिए कई फैंस ने ये पॉसिबिलिटी उठाई है कि मार्टिन और मैन इन येलो किसी तरह कनेक्टेड है। अब टाइमिंग पर ध्यान दीजिए। मार्टिन की डेथ के बाद टाउन में इवेंट्स की स्पीड अचानक बढ़ जाती है। एक बहुत बड़ी बस आती है जिसमें टिली आती है, फातिमा की स्ट्रेंज प्रेगनेंसी शुरू होती है, स्माइली की स्टोरी लाइन फिर से रेलेवेंट हो जाती है, मैन इन येलो का इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे मार्टिन की डेथ के बाद कोई लॉक्ड फोर्स रिलीज हो गई हो। और यही थ्योरी एक बहुत बड़ा सवाल पूछती है, क्या होगा अगर मार्टिन किसी एंटिटी का विक्टिम नहीं था? क्या होगा अगर मार्टिन ही वही एंटिटी था जिसे कैद किया गया था? पहली बार सुनने में ये थ्योरी बहुत एक्सट्रीम लगती है, लेकिन फिर बैलरीना और म्यूजिक बॉक्स वाले क्लू सामने आते हैं। बॉयड की विजन्स में बार बार बैलरीना दिखाई देती है। बाद में स्टोरेज रूम में बैलरीना स्टैचू भी दिखाई जाती है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि सोफिया स्टैचू के सामने अनकंफर्टेबल दिखाई देती है। कुछ फैंस का मानना है कि ये डर सिर्फ रैंडम रिएक्शन नहीं था, बल्कि मैन इन येलो उस ऑब्जेक्ट को पहचानता है, क्योंकि शायद बैलरीना और म्यूजिक बॉक्स किसी समय उसकी कैद का हिस्सा थे। अब म्यूजिक बॉक्स को याद कीजिए, जब भी म्यूजिक बॉक्स सक्रिय होती है, मार्टिन की स्टोरी लाइन उससे जुड़ जाती है। डंजन्स, चेन्स, वॉर्म्स, हैलुसिनेशन सब किसी न किसी तरह उसी आर्क से जुड़े हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फ्रॉम विल में सिर्फ ह्यूमंस और मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि दो सुपरनैचुरल ग्रुप्स हैं। पहली साइड मैन इन येलो, सिकार्डास, शेप शिफ्टिंग फोर्सेस और करप्शन। दूसरी साइड बैलरीना, वॉर्म्स, म्यूजिक बॉक्स, प्रिजन सिस्टम और शायद बॉय इन व्हाइट। अगर ये थ्योरी सही है तो मार्टिन किसी समय पहली साइड का हिस्सा था और बैलरीना दूसरी साइड की जेलर। यानी मार्टिन को कैद किया गया था, बचाया नहीं जा रहा था। अब बॉयड के वॉर्म्स को देखिए। मार्टिन वॉर्म्स बॉयड को ट्रांसफर करता है, बाद में यही वॉर्म्स स्माइली को मारने में इस्तेमाल होते हैं। इस डिटेल ने एक और थ्योरी को जन्म दिया। क्या वॉर्म्स और सिकार्डास एक दूसरे के ओपोजिट हैं? क्योंकि सिकार्डास यहाँ पर फियर, नाइटमेयर्स और करप्शन से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं, और वहीं वर्म्स पहली बार एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स को रोकने में मदद करते हैं। अगर ऐसा है तो मार्टिन का कैद होना और भी लॉजिकल लगने लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल है, मार्टिन बॉयड को देखते ही मारना क्यों चाहता था? अगर वो एक विक्टिम था तो उसे रेस्क्यू चाहिए था, लेकिन अगर वो किसी जेल में बंद एंटिटी था तो डेथ उसका एस्केप बन सकती थी। यही सोल इम्प्रिजनमेंट थ्योरी कनेक्ट होती है। सीजन 4 में मैरियल एक शॉकिंग बात बताती है। वो बताती है कि टावर एक्सपीरियंस के दौरान उसने उन सभी लोगों की चीखें सुनी जो कभी फ्रॉमविल में रहे थे। सिर्फ कुछ लोग नहीं, हर साइकिल, हर समय, हर जनरेशन। ये डायलॉग शो की माइथोलॉजी को बदल देता है, क्योंकि इसका मतलब है कि फ्रॉमविल में डेथ शायद एंड नहीं है, और अगर डेथ एंड नहीं है तो डंजन जैसी जगह फिजिकल प्रिजन नहीं बल्कि सोल प्रिजन भी हो सकती है। यानी मार्टिन सिर्फ बॉडी से नहीं, सोल लेवल पर कैद था, और यही वजह हो सकती है कि वो बॉयड से उसे खत्म करने की रिक्वेस्ट करता है। अब यहाँ जूली की स्टोरी भी जुड़ती है। जूली की टाइम ट्रेवल या स्टोरी वॉकिंग एबिलिटीज शो में धीरे धीरे
एस्टेब्लिश हो रही हैं। अगर जूली की एक्शंस पास्ट और फ्यूचर इवेंट्स को इन्फ्लुएंस करती हैं, तो एक डिस्टर्बिंग पॉसिबिलिटी सामने आती है कि जूली ने ही मार्टिन की डेथ और मैन इन येलो की रिलीज को ट्रिगर किया। चेन कुछ ऐसी बनती है, जूली बॉयड तक पहुंचती है, बॉयड मार्टिन तक पहुंचता है और मार्टिन मरता है और इसके बाद मैन इन येलो का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है। ये पूरी थ्योरी अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन टाइमलाइन को देखकर कई व्यूअर्स को ये पॉसिबिलिटी इंटरेस्टिंग लगती है। अब यहीं से कहानी फातिमा की तरफ मुड़ती है। सीजन 4 एपिसोड 8 में सबसे ज्यादा चर्चा फातिमा के ट्रांसफॉर्मेशन की हुई है। सबसे पहले उसके शरीर पर काले निशान दिखाई देते हैं और कई व्यूअर्स ने तुरंत नोटिस किया कि ये निशान स्माइली के ऑटोप्सी वाले सीन्स से मिलते जुलते हैं। लेकिन सिर्फ स्माइली ही नहीं, कुछ मार्किंग्स किमोनो वुमेन के आर्म पैटर्न से भी मिलते हैं, यानी 3 अलग अलग कैरेक्टर्स पर एक जैसा विजुअल मोटिव दिखाई देता है और यहीं से एक नई थ्योरी जन्म लेती है। क्या फातिमा, स्माइली और किमोनो वुमेन किसी एक ही ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल के अलग अलग स्टेजेस हैं? फातिमा खुद भी एक पॉइंट पर पूछती है, क्या मैं उनमें से एक बन रही हूँ? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी समय क्रिस्टी नोटिस करती है कि फातिमा की वाइटल्स इतनी लो हैं कि मेडिकली उसे जीवित नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो जिंदा है। ये नॉर्मल इलनेस नहीं लगती। अब इसे कैनी की बात से जोड़िए। कैनी कहता है कि इस जगह में लोगों के नाइटमेयर्स जंगल का हिस्सा बन जाते हैं और सच कहें तो शो में इसके एग्जांपल्स भी हैं। नीथन के स्कार्डास, बॉयड का इनहेरिटेटेड इलनेस वाला डर, डॉल से जुड़े विजन्स, हर बार कोई फियर किसी न किसी रूप में रियलिटी बन जाता है। तो क्या होगा अगर फातिमा का सबसे बड़ा डर मॉन्स्टर बनना है और टाउन उसी डर को मैनिफेस्ट कर रहा हो? यही टिली और प्रेगनेंसी वाली स्टोरी लाइन भी सस्पिशियस लगने लगती है क्योंकि क्रो अटैक, प्रेगनेंसी डिस्कशन, फातिमा ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरीज कई बार एक दूसरे से कनेक्ट होती दिखाई देती हैं। अब हेनरी की हॉस्पिटल रूम वाली डिटेल्स को देखिए। पूरा रूम येलो टोन से भरा हुआ है। दीवार पर स्टार्लिंग बर्ड की पेंटिंग है और ये वही बर्ड है जिसे ईथन ने बचाया था। वही बर्ड स्टोरी बुक इलस्ट्रेशंस में भी दिखाई देता है। लेकिन स्टार्लिंग खास क्यों है? क्योंकि स्टार्लिंग मिमिक्री के लिए फेमस है। वो दूसरी आवाजों की नकल कर सकता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैन इन येलो शेप शिफ्टिंग और सिचुएशंस की नकल करता है। यानी बर्ड सिर्फ डेकोरेशन नहीं हो सकता, वो एक सिंबल है। और अगर ये सिंबल सही है तो शो बार बार एक ही बात की तरफ इशारा कर रहा है कि डिसेप्शन, इमिटेशन और शेप शिफ्टिंग मैन इन येलो की कोर पावर्स हैं। लेकिन अगर सोल सच में ट्रैप्ड हैं, अगर मार्टिन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अगर फातिमा किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है और अगर डेथ के बाद भी लोग इस जगह से जुड़े रहते हैं, तो फिर सोल्स आखिर जाती कहाँ हैं? यहीं से हम उस मिस्ट्री की तरफ पहुँचते हैं जिसका हिंट सीजन 1 और एपिसोड 1 में ही दे दिया गया था, लेक ऑफ टीयर्स। और शायद ये जगह पूरे शो की फाइनल डेस्टिनेशन हो सकती है। इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको मेरी थ्योरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।